Hello students, today in this lecture we are going to start group number 17. Group number 17 is called halogens. So first of all let us understand what is the meaning of halogens. Halogens बच्चों दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है. Halo means salt and gen means forming. The definition क्या हो जाती है? These are the elements taking part in salt formation. These are called halogens. Halogens उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जो सॉल्ट फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं. हेलोजन के मेंबर्स की बात करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको हम हेलोजेंस कहते हैं. सो वी बिगिन विद फ्लोरीन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन. These are the elements of group number 17. So these elements are called halogens. These are the elements that is called halogens. Now basic introduction about these elements. It begins with their atomic properties. तो हम atomic properties जो है वो डिस्कस करते हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की. सबसे पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है बच्चों ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स का? So all these elements have general electronic configuration Ns2Np5 where N is equal to 2, 3, 4, 5, 6 and 7. इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? Ns2Np5. यहां पर N की वैल्यू क्या होती है? 2 से स्टार्ट होती है. तो फॉर एग्जांपल फ्लोरीन. फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे 1s2 2s2 2p5. 1s2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? हीलियम. तो हीलियम 2s2 2p5. दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म. इसके बाद आता है क्लोरीन. क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो इस तरीके से कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हो 3s2 3p5. इसके बाद आता है ब्रोमीन. ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो आ जाएगा आर्गन 4s2 3d10 एंड 4p5. इस 3d10 को हम पहले लिखते हैं, 4s2 को बाद में लिखते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने में दिक्कत ना हो. तो इसको ऐसे लिख दिया हमने 3d10 4s2 4p5. आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन का क्या हो जाएगा? क्रिप्टन Kr. अब यहां पर क्या आ जाएगा? 4d10 5s2 5p5. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयोडीन. एंड लास्ट इज एस्टाटीन. एस्टाटीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p5. So these are the electronic configuration of the elements of group number 17. इन सभी के लास्ट में आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसा देखने को मिल रहा है? इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह. So this is the general electronic configuration of group number 17. All these elements they show Ns2Np5 configuration in their outermost shell. इसके बाद में बात करते हैं सेकेंड एटॉमिक प्रॉपर्टी इज देयर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं हम. सेकेंड एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक रेडियाई या फिर आयोनिक रेडियाई.
सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखो, अगर ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स के साथ ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाए, तो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स क्या थे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स क्या हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब वेरिएशन इन पीरियड की बात कर रहे हैं, पीरियड में किस तरीके से वेरिएशन होगा। तो देखो, ये वाला एलिमेंट जो है ये लेफ्ट साइड में है, ये एलिमेंट राइट साइड में है, और लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो क्या होती है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 17 is less than atomic radii of group 16। और ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या होगा इसका? तो रीजन आप पहले वाले ग्रुप्स में भी पढ़ चुके हो कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं, इन द पीरियड इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द same valence shell, hence Z effective increase and atomic radii decrease। तो जब आप पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो आपका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, वैलेंस शेल, वो सेम रहता है सभी एलिमेंट्स का। तो ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल है वही शेल फ्लोरीन का भी रहेगा, और इस वजह से क्योंकि यहां से जब यहां गए तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसके 9 प्रोटॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसमें 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। प्रोटॉन्स बढ़ गए तो इफेक्टिव Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटम की साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो Z इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है क्योंकि प्रोटॉन्स हम बढ़ा रहे हैं और आउटर मोस्ट शेल हमने चेंज नहीं किया। तो इस वजह से पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। अब वेरिएशन की बात करते हैं ग्रुप के अंदर, कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होगा। तो इस ग्रुप के अंदर अब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, वेरिएशन इन द ग्रुप। तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो ये बात भी बच्चों आप बाकी ग्रुप्स के अंदर पढ़ चुके हैं। जब भी हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज, डिक्रीज आएगा इंक्रीज आएगा? सॉरी, इंक्रीज आएगा यहां पर, क्योंकि ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ फ्लोरीन की साइज क्लोरीन से छोटी, क्लोरीन ब्रोमीन से, और ब्रोमीन आयोडीन से। ये वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा ग्रुप के अंदर। रीजन क्या होता है इसका? वाई दिस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप? तो इसके पीछे रीजन जो आएगा, रीजन विल बी, इसके अंदर देखो एटॉमिक नंबर कितना था? 9। कन्फिगरेशन क्या होता है? 2 और 7। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? L। लेकिन क्लोरीन में क्या हो जाता है? आउटर मोस्ट शेल बड़ा बन जाता है। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल L है जो साइज में छोटा था, यहाँ पर M हो गया, यहाँ पर N हो जाएगा इसी तरीके से। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, a new principal shell is added at each successive element, which is larger in size, hence atomic radii increase। तो इसी वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो फ्लोरीन के एटम के अंदर तो आपका आउटर मोस्ट शेल कौन सा था? L शेल, लेकिन क्लोरीन के एटम में आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो जाता है? M शेल। अब क्योंकि भाई M शेल साइज में बड़ा है तो इसलिए फ्लोरीन का एटम जो है वो क्लोरीन से छोटा होगा। ब्रोमीन के केस में क्या हो जाएगा? एक और नया शेल आ जाएगा,
KLMN, तो इसकी साइज जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे ग्रुप में, प्रिंसिपल शेल जो है, जो नया प्रिंसिपल शेल ऐड करते जा रहे हो, वो साइज में बड़ा होता जाएगा और इसी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। चलो अब आयनिक रेडियाई की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स ये मोस्टली क्या बनाते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं इस तरीके से। तो अगर F माइनस को F से कंपेयर किया जाए, Cl माइनस को Cl से कंपेयर किया जाए, इसको Br से और इसको I से कंपेयर किया जाए, तो ये साइज में इससे छोटा होगा या बड़ा होगा। तो ये बात बच्चों हम पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में भी हमने पढ़ी थी कि नेगेटिवली चार्ज आयन हमेशा क्या रहता है, एटम से साइज में बड़ा होता है। ठीक है, तो आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो नेगेटिवली चार्ज आयंस बनते हैं, दे विल बी लार्जर इन साइज देन द एटम फ्रॉम विच दे आर फॉर्म। तो ये चीज भी आप नोट कर लें यहां पर। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 फॉर्म एनायन। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 फॉर्म्स anion which is larger in size from the atom from which it is formed। जिस एटम से वो एनायन बना है साइज में क्या रहेगा, उससे बड़ा रहेगा। ठीक है, तो देखो अब यहां पर रीजन जो है वो हमें समझाना है कि किस लिए जो है वो F नेगेटिव की साइज F से बड़ी है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 9। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, F नेगेटिव। तो देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 9 प्रोटॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए, लेकिन प्रोटॉन्स जो है वो इंक्रीज नहीं हुए, प्रोटॉन्स उतने ही हैं। तो जब भी किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है और प्रोटॉन्स कम हो जाता है, तो Z इफेक्टिव जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, Z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z क्या था, एटॉमिक नंबर। तो भाई एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये तो तुमने बढ़ाया नहीं, ये तो उतना ही है। लेकिन सिग्मा किससे आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमने बढ़ा दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे तो Z में से एक बड़ा नंबर माइनस करना पड़ेगा, इस वजह से Z इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो स्क्रीनिंग बढ़ जाती है। जब हम नया इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना, तो स्क्रीनिंग की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, इसी वजह से स्क्रीनिंग कांस्टेंट बड़ा हो जाता है। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट बड़ा हो गया लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ, इस वजह से Z इफेक्टिव कम हो गया। तो F नेगेटिव के अंदर क्या हो जाती है, Z इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमने बढ़ा दिए। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, when an atom accepts an electron, जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, then number of electrons becomes greater than number of protons, hence value of sigma, that is screening constant, ठीक है, इंक्रीज एंड Z इफेक्टिव डिक्रीज। फॉर्मूला लिख लेना, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे, सिग्मा की वैल्यू, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू, दिस इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड दिस इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो Z की वैल्यू तो उतनी रहेगी, सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी, इस वजह से Z इफेक्टिव कम हो जाएगा। और Z इफेक्टिव अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी या कम हो जाएगी। तो सिंस Z इफेक्टिव डिक्रीजेस, हेंस आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। तो Z इफेक्टिव कम होने के कारण आयनिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इसी वजह से F नेगेटिव जो है वो साइज में F से बड़ा होता है। ठीक है, हेंस
F negative is greater than F, Cl negative is greater than Cl, Br negative is greater than Br and I negative is greater than I. तो ये हो गया एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या है? इस ग्रुप के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस तरीके से चेंज होती है, वेरी होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोला जाता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। फ्लोरीन का एटम है, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर है। ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जो एनर्जी सप्लाई करते हो, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों सप्लाई करते हैं हम एनर्जी? तो देखो बच्चों, कोई भी एटम जो होता है उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, इनके ऊपर न्यूक्लियस क्या करता है? एक फोर्स एक्सर्ट करता है। न्यूक्लियस इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ बाउंडेड है। अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है यहाँ से, तो आपको ये फोर्स जो है इसको ओवरकम करना पड़ेगा। इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और इसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इस फोर्स पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा ये फोर्स स्ट्रांग होगा उतना ही तुम्हें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए, और जितना ये फोर्स जो है वो कम होगा उतनी ही कम ताकत लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब देखो ये फोर्स जो है ये कितना स्ट्रांग है, ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 क्या है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो, और Q2 क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो भाई हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले हैं ना, तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो फिक्स रहेगा, क्योंकि किसी भी एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे एक बार में। तो क्योंकि हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं पहली बार में, इस वजह से ये Q2 जो है वो क्या आ गया? इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और Q1 क्या है? Q1 है न्यूक्लियस का चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, ठीक है? और R क्या है? R है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, R अगर बढ़ता है तो F की वैल्यू क्या हो जाती है? कम, और R अगर कम होता है तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो ये तो फिजिक्स का फॉर्मूला है भाई, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है? इसके अंदर R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल। तो अब देखो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब तो आपने समझ लिया। अब देखो वेरिएशन किस तरीके से होगा ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो व्हेन वेरिएशन इन पीरियड की बात करते हैं सबसे पहले। पीरियड का मतलब ग्रुप नंबर 16 से कंपेयर कर रहे हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को, तो ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो जब आप मूव करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जो है, जिसको आप आर कह रहे थे, वो डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसका ये मतलब हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहां पर क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16, ठीक है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। रीजन क्या है इसका? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 हैव स्मॉल एटॉमिक साइज
than the element of group 16. Hence, the electrostatic force of attraction between nucleus and electron is large in the case of group 17 elements. So more energy is required to overcome this force. और इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट की ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट से ज़्यादा है। तो ये डायग्राम याद रखना, ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है, इसकी एटॉमिक साइज जो है वो बड़ी है, इस वजह से इसकी आर की वैल्यू ज़्यादा है। ये ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट था, इसकी एटॉमिक साइज जो है वो छोटी है, तो आर की वैल्यू कम है, इसकी आर की वैल्यू ज़्यादा है। आर की वैल्यू कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा थी। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा इसके मुकाबले, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी कम रहेगी, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो ये हो गया वेरिएशन इन द पीरियड। अब बात करते हैं वेरिएशन इन द ग्रुप की। ग्रुप में क्या होगा, तो देखो बच्चों, ग्रुप में आपने पढ़ा था एटॉमिक रेडियाई ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आर बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो वेरिएशन इन द ग्रुप की अगर बात की जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन, कारण क्या है, तो रीजन में क्या लिखेंगे, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic radii increase, hence the effective nuclear charge या फिर force of attraction, effective nuclear charge decrease and the value of आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज। तो ये हो जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन ग्रुप में और पीरियड। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, जब भी दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, तो ये दोनों एटम्स अगर अलग अलग हैं, अगर डिफरेंट हैं, तो ये दोनों एटम्स क्या करते हैं, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। ये जो ताकत है खींचने की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत किसी भी एटम की, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, वेरिएशन इन द पीरियड की बात करते हैं पहले, पीरियड में किस तरीके से चेंज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। तो देखो बच्चों, यहां पर पीरियोडिक टेबल में जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन साइज में फ्लोरीन से बड़ा है, साइज में बड़ा है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या है, ज्यादा है। ये डिस्टेंस जो है इसको हम मान लेते हैं x। वही दूसरा एटम जिसके साथ ये बॉन्ड बनाने वाला है,
वो छोटी साइज का है। ये दोनों इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। तो भाई जो साइज में बड़ा एटम है, जिसकी डिस्टेंस जो थी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा थी, इसका न्यूक्लियस क्योंकि दूर है, इस वजह से इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पावरफुली नहीं खींच पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा? क्योंकि डिस्टेंस बड़ा था। लेकिन इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन के ज्यादा पास है, क्योंकि ये एटम साइज में कैसा है? छोटा है। और क्योंकि ये साइज में छोटा है, इस वजह से ये न्यूक्लियस इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा? ज्यादा पावरफुली अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम था। तो जो एटम साइज में छोटे होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उन एटम से जो साइज में बड़े होते हैं। तो अगर हम पीरियड के अंदर वेरिएशन की बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो नोट कर लेना ये स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, लेकिन फ्लोरीन की 4 होती है। तो इसकी वैल्यू बड़ी है फ्लोरीन की ऑक्सीजन से। ठीक है, तो क्यों है ये बड़ी? क्योंकि फ्लोरीन की साइज जो है वो क्या है? कम है ऑक्सीजन से। तो रीजन क्या आ जाएगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic radii decrease, hence atomic radii कम हो जाती है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। hence the tendency to attract shared pair of electron increase, so electronegativity increase। तो इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो एटॉमिक साइज का वेरिएशन जो था उसको आप यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्यों इंक्रीज हो रही है। चलो अब बात करते हैं वेरिएशन इन द ग्रुप की। ग्रुप में किस तरीके से वेरी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। ग्रुप नंबर 16 में हमने पढ़ा था वेरिएशन इन ग्रुप। ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो क्या होती है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन क्या होगा इसका? as we move from top to bottom, atomic radii increase and hence electronegativity decreases। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन इन द ग्रुप और इन द पीरियड। चलिए, तो यहां पर बच्चों एक चीज जो है वो याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एटॉमिक रेडियाई कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिफ्थ एटॉमिक प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन किया जाता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an isolated gaseous atom accepts an electron। इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड
when an isolated gaseous atom accepts an electron। तो मान लो फ्लोरीन का एक एटम है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसमें मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, F माइनस, और F माइनस बनने के बाद ये जो एनर्जी रिलीज करता है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड डेल्टा एच ई जी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच ई जी से। अब कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। जिस एटम को इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और जिस एटम को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट कम रहती है वो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। और ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा इसका मतलब वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ जितना एक छोटा एटम हुआ था। तो यहां पर देखो वेरिएशन बात करते हैं, वेरिएशन इन पीरियड की। अभी हमने देखा था पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज छोटी होती जाती है। एटॉमिक साइज छोटी होती जाती है तो तुम्हारा न्यूक्लियस जो है उसकी पकड़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ती जाएगी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बढ़ रहा है, ठीक है। फ्लोरीन जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये कैसा हो जाएगा, नोबल गैस के जैसा। तो साइज छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो सबसे जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा F नेगेटिव। तो इसका मतलब ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। क्लोरीन की साइज इससे बड़ी है, क्लोरीन की साइज बड़ी है, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि उसके भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम कि भाई जो भी एटम साइज में छोटा होता है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है इसका मतलब न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पकड़ ज्यादा है। ये एटम, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसको जब 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये स्टेबल बन जाता है, नोबल गैस के जैसा बन जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो लिख लेना यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,7 थी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई, नियॉन के जैसी। नियॉन क्या थी, एक नोबल गैस, तो ये भी स्टेबल बन गया। अनस्टेबल से क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। और अनस्टेबल से कोई भी चीज जब स्टेबल होती है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब वो एनर्जी रिलीज कर देता है। ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है यहाँ पर इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वेरिएशन इन पीरियड क्या आ जाएगा, डेल्टा एच ई जी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है लेफ्ट टू राइट से, मतलब मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। डेल्टा एच ई जी का मतलब मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। रीजन क्या आएगा, रीजन सेम वही एटॉमिक साइज वाला, when we move from left to right, atomic radii decrease and Z effective increase. Hence, the incoming electron is accepted easily and large amount of energy is released. Large amount of energy is released. तो एटॉमिक साइज कम थी, Z इफेक्टिव ज़्यादा था, इस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया गया और इसी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ गई मतलब ज़्यादा नेगेटिव हो गई। अब बात करते हैं वेरिएशन इन द ग्रुप की। तो हमने देखा था कि टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, तो जनरली क्या देखने को मिलता है,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो जनरली हमें क्या देखने को मिलेगा कि नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जाएगी, मतलब कम एनर्जी रिलीज होगी। क्यों कम एनर्जी रिलीज होगी? क्योंकि कम स्टेबल हो रहे हैं एटम्स, उतने ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहे जितना फ्लोरीन हो रहा था। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, वेरिएशन इज सीन इन दिस ग्रुप। क्या वेरिएशन देखने को मिलता है? ये डाटा देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है -333 किलो जूल पर मोल। ये है -349 किलो जूल पर मोल। ये है -325 किलो जूल पर मोल एंड दिस इज -296 किलो जूल पर मोल। और इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, डाटा नॉट अवेलेबल। तो हमने सोचा तो ये था कि फ्लोरीन साइज में सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो ये सबसे जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा HEG क्या आएगी? सबसे ज़्यादा नेगेटिव आएगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है वो हमें अलग ही वेरिएशन दिखा रहा है। एक्सपेरिमेंटल डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? क्लोरीन की, इसके बाद फ्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन और इसके बाद आयोडीन। ये ऑर्डर आ रहा है एक्सपेरिमेंटली, और हम सोच रहे थे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो एक्सेप्शन आ गया, ये बच्चों नोट कर लेना इस चीज़ को, दिस इज एक्सेप्शन। और अब इस एक्सेप्शन का हमें रीज़न बताना है कि आप ये कह रहे थे कि जो छोटा एटम होता है साइज में, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसी वजह से वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा देखने को नहीं मिला। तो अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, समझ लो पहले तो रीज़न को। हम दो एटम्स का कंपैरिजन करते हैं, एक तो है फ्लोरीन का और एक है क्लोरीन का। सबसे पहले फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का जो एटम है इसके एटॉमिक नंबर 9 और कन्फिगरेशन रहता है 2 और 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन में। अब ऐसे ही क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर 17, कन्फिगरेशन क्या होता है? 287। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? M। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा था? L। L शेल जो है वो साइज में छोटा होता है M से। तो क्लोरीन का अगर मैं एटम बनाता हूं तो उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बड़ा शेल जो है वो ऐड करना पड़ेगा बाहर की तरफ। अब इस बड़े शेल के अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन है जितने फ्लोरीन के अंदर थे। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में ऐड करना है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन में ऐड करना है। तो ये जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ये कहां जाएगा इस एटम में? ये इस आउटर मोस्ट शेल में ही तो ऐड होगा। जब ये आउटर मोस्ट शेल में ऐड होगा तो ये शेल पहले ही साइज में छोटा है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 8वां इलेक्ट्रॉन और तुम यहाँ पर अकोमोडेट करोगे तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अगर आना होगा तो ये बाकी सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ये पीछे की तरफ शिफ्ट होंगे, ये जगह बनाएंगे। जगह बनाने के चक्कर में क्या हो जाएगा? इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये पास आ जाएंगे। तो क्योंकि एक नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको अकोमोडेट करना है और इसको अकोमोडेट करने के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा। उस स्पेस को बनाने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा? पास आना पड़ेगा। और इसी वजह से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, इस वजह से रिपल्शन बढ़ जाता है। ये रिपल्शन एनर्जी की वैल्यू को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पा रही फ्लोरीन के केस में। क्यों? क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस बनाना पड़ेगा और इसी वजह से वो पास आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। और क्लोज आने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा और रिपल्शन बढ़ जाएगा तो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या है? क्लोरीन के केस में शेल जो है वो बहुत बड़ा है फ्लोरीन से, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले ही क्या है? काफ़ी दूरी पर है, इनके बीच में कोई रिपल्शन नाम की चीज़ नहीं है।
नया इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन अगर अकोमोडेट करते हो तो भी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई रिपल्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो यहां भी पास आएंगे। नया इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर रखना है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर क्या करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, मतलब इनको पास आना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इनके बीच में इतनी दूरी है कि रिपल्शन देखने को नहीं मिलता। इस वजह से क्लोरीन के केस में तो वैल्यू जो है वो उतनी ही रहती है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्लोरीन के केस में एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये रीजन होता है कि फ्लोरीन का जितना हमने सोचा था उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखने को नहीं मिली, क्योंकि छोटी साइज की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है जब एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब। तो यहां पर रीजन लिख लो बच्चों इस एक्सेप्शन का, फ्लोरीन हैज स्मॉल एटॉमिक साइज, hence the incoming electron experience repulsion from the valence electron. As a result, the value of electron gain enthalpy is not as expected but less। तो ये हो जाता है बच्चों रीजन कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन से कम किस लिए है। चलिए, ये हो जाती है हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज यहां पर कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।